Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your place. As per you know that we will be explaining chapter number 4 from Geography Agricultures. Some parts of these chapters we will be explained in previous meeting. Today, the same chapters third meeting are conducted, and today's your teaching points are food crops other than grain. इस previous जो meeting थी हमारी उसमें मैंने आप लोगों को ग्रेन्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ जो हमारे ग्रेन एंड द ल्यूगियोमिनस यानी जो फलीदार जो क्रॉप्स थी उसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम अलग अलग मोड पर देखते हैं। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, यानी ग्रेन से हट करके भी कुछ अलग से कुछ क्रॉप्स होती हैं। तो यहाँ आप ब्लैक बोर्ड पे देखो, मैंने इस टॉपिक को नोटेट किया है कि फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स दिख रहा है। इसमें मैंने कुछ एक चार्ट जो बनाया है उसको देखिए आप। फर्स्ट नंबर पे मैंने दिया शुगर कैन, ये ग्रेन्स नहीं है। टी, कॉफी और ऑयल शेड्स, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अदर ग्रेन जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं फूड्स क्रॉप्स होती हैं उनमें इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले यहाँ हम जो है शुगर कैन को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए शुगर कैन जो है वो हमारे डेली यूजेस के अंदर जो शुगर है, जो गुड़ है, जिसको हम आज तक आपको पता नहीं होगा कि गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मोस्ट ऑफ जब हम कुछ जॉब करते हैं तो कई बार आपकी फैमिली मेंबर या अदर मेंबर्स जो है आपको पूछते होंगे कि गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि उसको शुगर कैन ही कहते हैं या गुड़ को गुड़ ही कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। गुड़ को हम बोलते हैं एक तो खांडसरी, या फिर इसका जो रियल नेम है वो है मोलासेस। क्या है? मोलासेस, MOLASSES, नोटेड कर लो, काम का वर्ड है। तो शुगर कैन जो है ये एक प्रकार का प्लांटेशन होता है, एनुअल सब ट्रॉपिकल के अंदर इसको प्लांटेशन होता है, ये भी एक प्रकार की क्रॉप है। तो दिस इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एनुअल प्लांटेशन क्रॉप। It is require a hot and humid climate for the growth with the temperature between 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक। इसका एनुअल रेनफॉल बिटवीन द 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। यानी कहता है कि इसकी जो प्लांटेशन होती है वो हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है उसके अंदर होती है। इसको उगने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, और रेनफॉल का जो रेशियो है इसका 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ इसने बताया कि ये जो इरिगेशन जो है, इसकी इरिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड करती है अ रीजन ऑफ लो रेनफॉल। और एक मतलब अगर हम इसकी सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के समय इसको पानी की कम आवश्यकता रहती है। It can be well drained manual labor from the sowing and harvesting and required for the sugarcane. India is the second largest producer of this crop in the world after Brazil. Underline कर लेना, ऑब्जेक्टिव मार्क्स आएंगे आपके इस बार। तो इंडिया क्या है? इंडिया is the second largest producer of this crop in the world after Brazil. तो ब्राजील जो है वो फर्स्ट नंबर पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने के लिए शुगर कैन को, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है। शुगर कैन जो है इज द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ शुगर, गुड़ जिसको हम जागरी भी बोलते हैं, खंडेसरी भी बोलते हैं और उसे मोलासेस भी बोलते हैं। और इसका जो मेन जो प्रोड्यूसिंग है यानी शुगर केन जो है उसके मेजर जो स्टेट्स है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर जो है शुगर केन को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड हमारा आता है ऑयल शीट्स। अगर हम 2008 के अंदर अगर हम जाते हैं तो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आपको ये चीजें मैप में फिल करने के लिए भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। 2008 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भारत जो है दूसरे नंबर पर ग्राउंड नट मूंगफली जो है उसका उत्पादक देश है, और पहले नंबर पर चाइना है। अगर इस प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो रैपसीड्स इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना।
ये कहता है इन द प्रोडक्शन ऑफ रैप सीड, यानी जब ये पक करके फसल तैयार हो जाती, देखिए सेकंड नंबर रॉ मटेरियल पर आएगी, रैप के बाद में ये थर्ड नंबर पर चली जाती है, फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर कनाडा है। ये 2008 की वेरिफिकेशन के आधार पर दिया गया है। ग्राउंड नट जो है इज द मेजर ऑयल शीट प्रोड्यूस, इसमें टोटल यानी उसका जो मटेरियल होता है उसमें से 50% शीट में से ऑयल जो है उसको गेट किया जाता है, और ये खरीफ की फसल है। गुजरात was the largest producer of groundnut, followed by the Andhra Pradesh, Tamil Nadu in 2011-12। अलग अलग ईयर के अलग अलग फीडबैक रहेंगे, अलग अलग सेशन के आधार पर आपको पढ़ना होगा। While the land sheets and the mustard are the rabi crop, इसके अलावा जो हमारा सरसों होता है वो रबी की क्रॉप में आता है। शीशम, ये सब खरीफ की फसल में होते हैं जो कि ऑयल शीट से रिलेटिव होते हैं। इनको ये जो क्रॉप है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है टी। जैसा कि टी भी हम जानते हैं ये एक प्रकार की प्लांटेशन क्रॉप होती है। दिस इज द बारवेस क्रॉप। यहाँ बरवेसर का मतलब होता है, यानी बरवेस का मतलब होता है पेय फसल, यानी पीने योग्य फसल। was introduced in India by the British। और चाय के बारे में हमको इंट्रोड्यूस जो है वो ब्रिटिश ने करवाया था, पहले हम नहीं जानते थे चाय को। मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर owned by the Indian। This bush plant require a tropical or subtropical climate and along with deep and the fertile well drained soil rich in humus। जिस मिट्टी के अंदर हुमस हो वो और मिट्टी फर्टाइल हो वहां इसका बेटर रहता है। इसके अंदर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिकल कंडीशंस की आवश्यकता होती है। और ये जो टी की जो बुशेस होती हैं वो रिक्वायर द वार्म एंड द मॉइस्ट फ्रॉस्ट ट्री क्लाइमेट ऑल द ईयर। इसको जो है पूरे साल जो है उसको प्लांटेशन किया जाता है। फ्रीक्वेंट द शॉवर इवेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंड नेसेसरी कंडीशन। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जब इसका सीजन आता है तब ये ग्रोथ, इसकी जो लीव्स है वो काफी ग्रोथेबल होती है। और टी जो है वो मोस्ट ऑफ, यानी ये जो मोस्ट मेजर टी प्रोडक्शन रीजन ऑफ द इंडिया आर, भारत के अंदर जो मोस्ट ऑफ है वो है आसाम, हिल्स ऑफ द दार्जिलिंग, जगतपुरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड द त्रिपुरा। ये 2008 का फीडबैक है जिसके आधार पर यहाँ जो है वो प्रोड्यूस की जाती थी टी को। इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। मैं सारा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, जो चीज आपको लगती है यू विल बी नोटेड। आफ्टर देन आता है कॉफी। In 2008, India produced 3.2% of the world coffee production. Karnataka is the major producer of this plantation crop, of which the beans and crushed to give the beverage of its distinctive flavor। कहते हैं कि 2008 के अंदर 3.2% जो है पूरे वर्ल्ड का उस 3.2 प्रोडक्शन भारत अकेला करता था। कर्नाटका जो था वो इसका मेजर प्रोड्यूसर था। और ये भी एक प्रकार की पेय जो फसल है जो कि अपनी फ्लेवर खुशबू के आधार पर लोगों को अट्रैक्ट करती है। इंडियन कॉफी इज नो एज द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफी है पूरे संसार में उसकी क्वालिटीज के लिए जानी जाती है। द अरेबिक varieties intended brought from the Yemen and it produced in India, it has great demand all over the world। यहाँ कुछ किस्म बताई गई है और इसकी मांग जो है भारत के मोस्ट ऑफ पार्ट के अंदर है। उसके अलावा इसका जो कल्टीवेशन है वो इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टुडे इट्स द कॉन्फिड ओनली द नीलगिरी हिल्स इन द कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये जो लाइन मैंने बोली वो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है हॉर्टिकल्चर्स क्रॉप। हॉर्टिकल्चर्स का मतलब होता है बागवानी फसलें, यानी बागवानी फसलों के अंदर मोस्ट ऑफ हम वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं उनकी कल्टीवेशन करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। दिस इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों को कल्टीवेट करते हैं। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप
इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सेकंड नंबर पर हमारा भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस प्रकार की हार्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आफ्टर चाइना। ये भी फीडबैक जो है वो 2008 का है। जस्ट अ मिनट वेट बेटा। अब ये कहता है कि 2008 के अंदर चाइना इन 2008 का इसने बताया है एंड प्रोड्यूसिंग अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल इंपॉर्टेंट वेजिटेबल प्रोड्यूस ऑफ इंडियन आर मोस्ट ऑफ, यानी कौन कौन सी जो वेजिटेबल है जो काफी लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, लोग जो है वो पसंद करते हैं, उसमें पी है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियन है, कैबेज है, टोमेटो है, ब्रिंजल है एंड पोटैटो है। आई थिंक दैट इन सब वेजिटेबल से आप लोग इंट्रोड्यूस है, मुझे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। Since the vegetable usually require less time for the growth and they can be grow in the जायद season, यानी ये एक कुछ छोटे समय के लिए एक सीजन आता है जिसको हम जायद की फसल बोलते हैं, उसमें भी इस प्रकार के कुछ साइलेक्स वगैरह जो है उनको उगाया जाता है और ये खरीफ रबी तीनों चारों फसल के अंदर इनको जो है हॉर्टिकल्चर जो हमारी क्रॉप्स है उनको ग्रो किया जाता है। जैसे सर्दी जब विंटर आता है तो मोस्ट ऑफ द पीस है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये मोस्ट ऑफ समय की है। अब टोमेटो है, पोटैटो है, ये कई बार इसको जायद में भी डाल दिया जाता है। ये ऐसी फसलें हैं जो लगभग कई बार तो 12 जो मंथ होता है उसके अंदर आजकल जो है प्रोड्यूस की जाने लगी है। और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स लाइक देखिए बनाना, orange, apples, etc. are plantation crops. India produce both tropical as well as temperate foods. भारत के अंदर जो है ये इस प्रकार के जो फ्रूट्स है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेट चलता है। यहाँ एक लिस्ट आपकी बुक में आई होगी कि मैंगो जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ऑरेंज कहाँ होता है, बनाना कहाँ, देखिए आपकी बुक में है या नहीं है, मुझे चेक करके बताइए। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप, लीची, गवावा, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड द वॉलनट। इस इंडेक्स को आपको रीड करनी है। इस इंडेक्स में ये लिखा हुआ है कि ग्रोइंग एरियाज इन इंडिया विच आर द ग्रेट डिमांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंगो जो है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल में होता है। ऑरेंज जो है वो नागपुर और चिरंजी ये अपने मेघालय के अंदर होता है। बनाना जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला एंड मिजोरम में होता है। पाइनएप्पल जो है वो मेघालय में होता है। ग्रेप्स जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में होता है। लीची एंड गवावा उत्तर प्रदेश एंड बिहार में होता है। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट जो है वो हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू और कश्मीर में होता है। इस प्रकार के एक इंडेक्स है, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी आप रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है, ये तो हमने फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जो फूड में यूज नहीं ली जाती है, लाइक दैट एग्जाम्पल वो है कि नहीं है। देखिए अभी तक हमने फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, पहले हमने ग्रेन जैसे व्हीट है, पल्सेस इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि फूड क्रॉप्स जो कि नॉन ग्रेन्स में आती है उसमें हमने वेजिटेबल है, फ्रूट्स है और भी अदर जो हमारी क्रॉप्स है जिसके अंदर टी है, कॉफी है, ये पढ़ा। अब आता है कि नॉन फूड क्रॉप्स, गिव मी सम एग्जांपल्स। सोनू है नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर हम रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन और जूट, ये तीन चीज आती है। इसको मैं शॉर्टली आपको बताऊंगी। रबर जो है is mainly and the equatorial crops but also grow in tropical and subtropical area under special condition। इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। It requires the moist and humid climate with the rainfall with than 200 सेंटीमीटर, यानी ह्यूमिड इसको चाहिए, नमी इसको चाहिए और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा खुश्क होना चाहिए और साथ ही साथ 200 सेंटीमीटर की इसकी रेनफॉल की इसकी रिक्वायर्ड होती है और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसके अंदर चाहिए होता है। और ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है, इसको इंडस्ट्रीज के अंदर डाल करके अलग अलग मोड पर जो है यूज किया जाता है। मेन रूप से इसको जो ग्रो किया जाता है वो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर किया जाता है।
एज वेल एज ग्रो हिल्स ऑफ मेघालय में भी इसका होता है। अगर हम 2010-11 की अगर रैंक देखते हैं तो फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूस, कि यहाँ भारत के अंदर जो है चौथे रैंक का, अलग अलग रैंक के अलग अलग प्रकार के रबर होते हैं, तो फोर्थ रैंक का जो रबर है वो यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। फिर आता है हमारा फाइबर क्रॉप्स। देखिए फाइबर क्रॉप्स के अंदर हम कॉटन, जूट, ठीक है, सिल्क, इस प्रकार के कुछ क्रॉप्स जो है उनको हम भारत के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। The first three are derived from the crops grown in soil and the latter is obtained from the cocoon and the silkworm feed on the green leaves, especially mulberry। ये कहता है कि जो फाइबर क्रॉप्स है वो मोस्ट ऑफ, जैसे जो जूट है, हिम्प है, ये हम जो कहते हैं कॉटन है, इनको तो प्लांटेशन या इनको उगाने के लिए तो हमें सॉइल की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सिल्क होता है उसको हम उगा नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार की वर्म्स से जो है गेट की जाती है, जिसके लिए स्पेशली मलबेरी जो होती है उसके ऊपर इनको जो है पाला जाता है, इनको टेम्प किया जाता है। अब इसके अंदर कॉटन और जूट, कॉटन जो है आपको पता ही है, कॉटन जो है वो भारत के अंदर होता ही है, तो इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। वास्तविक रूप से कपास का जो घर है वो भारत को कहा गया है। इट इज वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन से ही गेट होता है, वहीं से जाता है, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। India was the second largest producer of cotton after China in the world in 2008. Cotton growth in good in the their part of the black cotton soil of the Deccan Plateau। इसके लिए सबसे उपयोगी जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, और इसकी इरिगेशन के लिए 210 यानी जो सेंटीमीटर का जो रेशियो होता है वो चाहिए होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर्स के साथ में लाइट रेनफॉल होना चाहिए। लेकिन इरिगेशन जब हम करते हैं उस समय पानी के साथ साथ में सनशाइन की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है आपका जूट। एक बात और सुन लेना, वहां आपके एग्जाम में जब आपकी बुक में 2008, 11, 12 का फीडबैक आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पुट हो सकता है। इट इज नो एज द गोल्डन फाइबर। हमारा जो जूट होता है उसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट ग्रो ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स and where soil is the renewed every year and the high temperature is required during the time of the growth. West Bengal, Assam, Bihar, Odisha and Meghalaya are the major jute producing state। ये कहता है कि इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, और ये जो इसके लिए जो है फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ हर साल इसके लिए एक अलग लेयर ऑफ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसका जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है, और जब किस समय रहता है हाई टेम्परेचर, जब हम इसको उगाते हैं, ग्रोथ करते हैं, इसकी ग्रोइंग करते हैं, तब हमारे को इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई चाहिए होता है, और कुछ पार्ट ऑफ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे वहां वहां इसको प्रोड्यूस किया जाता है। This fiber is very strong, but due to its roughness, it is used to make the guinea bags, mats, props, yarn, etc. कभी आपने देखा है इस प्रकार के जूट को? ये बहुत ही हार्श टाइप का होता है, इसलिए इसका मोस्ट ऑफ यूज जो है बैग है, और जो यार्न है, कारपेट है, रोप है, इनको बनाने के अंदर किया जाता है। फिर हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। हमारी जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है उसको मैं 2 फॉर्म्स के अंदर बताऊंगी। एक होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और एक होती है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। ये जो आप जो बच्चे जो इसको क्लास को मिस कर रहे हो, जो क्लास में यहाँ मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स है उसको 2 फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करा मैंने, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्नोलॉजिकल। अब इंस्टीट्यूशनल में क्या होता है कि जो भी मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होती है वो इंक्लूड होती है, कलेक्टिवेशन होती है, यानी एकत्रित की जाती है, वो कंडीशनलेशन जो भी स्थिति होती है उसके आधार पर होती है, ऑफ द लैंड होल्डिंग, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी एक्सेट्रा। राइट ऑफ द इनहेरिटेंस डिवाइड
the land holding to very small units that the reduce productivity. So land reform was the main focus on our first 5-year plan. यानी हमारे हर 5वें साल के अंदर इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोग सोचते हैं, मेन फोकस होता है लैंड की रिफॉर्म जो होती है उसको तैयार की जाए। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल, तो लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर enacted but their implementation was lacking. So ever the government of India 1916 से 17 introduced the agriculture reforms to improve Indian agriculture and some of the synthetic initiatives were the taken like. कुछ भी नहीं है, आप लोग भी अच्छे से जानते हो कि जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको टेक्नोलॉजिकल पर डाला जाता है और उसको एक नई फॉर्म जो होती है उसके अंदर कन्वर्ट करके हमारे सामने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर उसको क्रिएट किया जाता है। फिर कुछ इसके लिए यानी जो हमारा जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर आता है, इसके लिए कुछ प्रोग्राम ऐसे लॉन्च किए गए थे जिनको लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि 1980 से 1990 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। Many institutions and the technical reforms were made under the Comprehensive Land Development Program. यहाँ इस प्रकार की जो LDP बनाई गई थी यानी लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो थे उनको लॉन्च किया गया था, जिसमें पहला था प्रोविजन फॉर क्रॉप्स इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट फ्लड साइक्लोन फायर एंड डिजीज। क्या समझे, अगर ये प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते थे, अगर बाढ़ आ जाती है, किसी भी प्रकार की ड्रॉट हो जाता है, तब आग लग जाती है, कोई डिजीज आ जाती है, साइक्लोन आ जाता है, तो जो भी क्रॉप का प्रोविजन होता है उसको इंश्योरेंस करके उसको पे किया जाता है या उसको डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज को वापस उठाया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अग्रीमेंट यानी रीजनल रूरल बैंक, cooperative society and bank for the providing loan facilities to the farmer at the lower rates of interest। फिर आता है कि यहाँ पर ग्रीमीन यानी रीजनल रूरल जो बैंक होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और जो बैंक होती है वो लोन प्रोवाइड करती है किसानों को जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ताकि वो इसको डेवलप कर सके। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी अदर रिफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। ये भी एक पार्ट है फ्रॉम द लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो कि गवर्नमेंट हैज द इंटाइटेड मैनी अदर बिहाफ ऑफ स्कीम फॉर द फार्मर, यानी फार्मर के लिए अलग अलग स्कीम जो इसके अंदर लॉन्च की जाती है। और ये जो KCC स्कीम है फॉर द गिविंग इजी एंड चीप लोन टू द स्मॉल फार्मर, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। यहाँ PAIS ये भी फुल फॉर्म हो सकती है, KCC भी फुल फॉर्म हो सकती है, आपके एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो PAIS जो है वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है इसके अदर रिफॉर्म के अंदर ऐसी स्कीम लॉन्च की गई जिसमें इजी वे में इनको लोन जो है जो छोटे छोटे तबके के जो किसान होते हैं उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अगर उनकी किसी पर्सनल एक्सीडेंट या इंश्योरेंस स्कीम जो है यहाँ की जाती है, जैसे किसान है सिंचाई करते समय मारा गया, एक्सीडेंटल मारा गया, तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशल वेदर द मॉनिटरिंग एंड द एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर द फार्मर वर द इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द रेडियो एंड टेलीविजन चैनल। आजकल क्या होता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी चल गई है कि आजकल रेडियो और टेलीविजन के ऊपर भी प्रसारण किया जाता है कि किस प्रकार से आप जो है अच्छी फसल जो है उसको ग्रो कर सकते हो। गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लाइक द सेरेलेक्स, पल्सेस एंड अदर टू द चेक एक्सप्लेनेशन ऑफ द फार्मर एंड द माइलमेंट्स। तो इस प्रकार के कुछ फॉर्म प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ये आपका टाइम जो है वो रनिंग अप होने को जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ जिसको आपको रीड करना है, कहीं से भी करो। भूदान और ग्रामदान आपको लिखना है, नोटेड कीजिए, राइट एंड नोट ऑन भूदान और ग्राम। अब एंटर होके क्या करोगे, भूदान और ग्रामदान, इससे रिलेटिव क्वेश्चन आता ही आता है। Is over now. We will be meet in next meeting with other chapters. I hope you are understood the every
पॉइंट ऑफ व्यू जो टुडे हमने आज डिस्कस किया है. So here I am going to end this meeting. Thank you everybody who joined this meeting.